ईरान के एटमी प्लांट पर यह बहुत बड़ी खबर है क्योंकि ईरान के पास 2100 किलो प्लूटोनियम मौजूद है। हालांकि ईरान के बुशर प्लांट में 2100 किलो प्लूटोनियम को लेकर क्या दावा किया जा रहा है और 2100 किलो से 200 परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं। फोर्ब्स मैगजीन के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर यह दावा किया गया कि 2100 किलो प्लूटोनियम से 200 परमाणु बॉम्ब बन सकते हैं। अब यूरेनियम नहीं बल्कि प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब बनाएगा ईरान, क्योंकि खबर है ईरान के पास करीब 2100 किलो प्लूटोनियम है। बुशर प्लांट में मौजूद 2100 किलो प्लूटोनियम को लेकर ही रिपोर्ट में दावा किया गया कि बुशर में ईरान ने प्लूटोनियम को छिपा रखा है। परमाणु एक्सपर्ट हेनरी सुखलुंस्की का यह अनुमान है और यही फोर्ब्स की इस मैगजीन में दावा किया गया है। हालांकि 200 एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है, क्योंकि प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है। करीब 200 एटम बॉम्ब ईरान बना सकता है। इसके जरिए 2100 किलो से 200 एटम बॉम्ब तैयार हो सकते हैं। बड़ी बात यह है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब बनाने के लिए प्लूटोनियम के तौर पर दूसरा विकल्प मौजूद है। बताते हैं आपको कि आखिर यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम का इस्तेमाल ईरान क्यों करना चाहता है, क्योंकि क्या ये ईरान का नया हथियार प्लूटोनियम ही है। जहां 3 पॉइंट में खबर समझिए। प्लूटोनियम से एटम बॉम्ब बनाने की ईरान की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। दावा यह कि ईरान ने बॉम्ब बनाने का ये दूसरा विकल्प खोज लिया है। हालांकि संवर्धित यूरेनियम की जगह प्लूटोनियम के जरिए वो अब बॉम्ब बना सकता है। और प्लूटोनियम से फायदा क्या, क्योंकि संवर्धित यूरेनियम के इस्तेमाल पर तो रोक है और यूरेनियम को लेकर यूएस से जंग हो चुकी है। हालांकि अमेरिका से डील की बड़ी शर्त यूरेनियम ही है, इसीलिए ईरान की ये चाल है कि यूरेनियम पर अमेरिका की बात को वो मान लेगा। एटम बॉम्ब बनाने में यूरेनियम का वो इस्तेमाल नहीं करेगा और साथ ही IAEA से भी संबंधित प्लांट की जांच को कराई जा सकेगी। हालांकि प्लूटोनियम की मदद से एटम ईरान बना सकता है। अब इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को चेतावनी को लेकर भी आज एक बड़ी खबर है। ईरान के खिलाफ हमारी सैन्य तैयारी पूरी हो चुकी है और ईरान के खिलाफ सभी मोर्चों पर एक्टिव है। ये बड़ी खबर है, जहां देखिए किस तरीके से इजरायल की लगातार ईरान को टारगेट करने की ये तैयारी। और आज एक और बड़ी खबर आई है जहां ईरान के खिलाफ सैन्य तैयारी को लेकर ही ये चेतावनी दी जा रही है और इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को ये चेतावनी है। ईरान के खिलाफ सभी मोर्चे एक्टिव हैं। साफ है ईरान का अभी भी दुश्मन नंबर 1 है और ईरान के खिलाफ ही इजरायल के इस ऑपरेशन को लेकर दावा किया जा रहा है कि जल्द एक और ऑपरेशन संभव है। इजरायली सेना प्रमुख की ईरान को यह चेतावनी, जहां ईरान के खिलाफ हमारी सैन्य तैयारी पूरी है और ईरान के खिलाफ सभी मोर्चे एक्टिव हैं। हालांकि स्पेशल कमांडो ऑपरेशन का प्लान एक्टिव बताया जा रहा है। इजरायल की प्लानिंग को समझिए, जहां परमाणु ठिकानों को वो टारगेट कर सकता है, साथ ही ग्राउंड ऑपरेशन कर परमाणु ठिकाने उड़ाए जा सकते हैं। इजरायल अब अमेरिका के बिना ऑपरेशन कर सकता है। लेकिन ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में निगरानी को बढ़ा दिया है। एक और बड़ी खबर है, जहां IRGC ने स्पेशल फोर्स को अब तैनात किया है और फारस की खाड़ी तट पर स्पेशल फोर्स तैनात। जहाजों की आवाजाही पर पैनी नजर है। तो लगातार हो रही तैयारियों को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, जहां इजरायल अभी भी ईरान को सीधे टारगेट कर सकता है, लेकिन ईरान की भी तैयारी पूरी है। यह खबर फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बढ़ाई जा रही उस सैन्य तैयारी को लेकर है, जिसकी एक एक इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि हार्मूज पर कब्जा ईरान नहीं छोड़ेगा। जहां हार्मूज की निगरानी ईरान बढ़ाएगा। निगरानी के लिए IRGC ने स्पेशल फोर्स बनाई है। स्पेशल फोर्स के पास हाईटेक खुफिया सिस्टम है। रास्ते से गुजरने वाले जहाजों की पहचान होगी। जल, जमीन और आसमान से हार्मूज पर नजर। जबकि ईरान की तैयारी को लेकर दावा यही है कि ईरान की ओर से तय रास्ते से ही जहाज गुजरेंगे। दक्षिणी कॉरिडोर का इस्तेमाल ना करने की चेतावनी दी जा चुकी है और गैर ईरानी रास्तों से जाने पर हमले का खतरा भी है। हालांकि अब यह समझिए कि पेच कहां फंसा है, क्योंकि हार्मूज पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में सवाल यही कि आगे हो क्या सकता है। वार्ता की संभावना फिलहाल सीमित ही है और गतिरोध जारी रहने पर टकराव और बढ़ सकता है। हालांकि अमेरिकी हमले का जवाब देने के लिए ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अब खबर है हार्मूज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान की चेतावनी को लेकर, जहां उसकी ओर से तय किए गए रास्ते से ही जहाज गुजरे। ये ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। अब खमेनी को सुपुर्दे खाक करने के लिए कार्यक्रम की जल्द हो रही है शुरुआत और लोगों की भीड़ भी उमड़ने लगी है। तस्वीरों के साथ साथ खबर पर एक एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि अंतिम दर्शन करने वालों की भारी भीड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। तेहरान में अंतिम दर्शन के लिए खमेनी का शव रखा गया है और मशहद में आयतुल्लाह खमेनी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा।
तो अंतिम सफर पर अली खamenei और इसी अंतिम सफर के पूरे कार्यक्रम की जानकारियां भी, क्योंकि ये विदाई कार्यक्रम को लेकर जानकारी, जहां 6 दिन तक अली खamenei का विदाई कार्यक्रम चलेगा। 2 दिन तक अंतिम दर्शन, श्रद्धांजलि समारोह होगा और कोम और इराक में कुछ कार्यक्रम आयोजित होंगे, जबकि 4 जुलाई की वो तारीख जब तेहरान में ग्रैंड मौसला परिसर में अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं, और 5 जुलाई जब विदेशी प्रतिनिधि मंडल श्रद्धांजलि देंगे, और 6 जुलाई की तारीख जब तेहरान में मुख्य राजकीय अंतिम यात्रा निकलेगी, और 7 जुलाई जब पवित्र शहर कोम अंतिम यात्रा पहुंचेगी। 8 जुलाई जब नस्फ और करबला में भी अंतिम यात्रा का प्रस्ताव है, और 9 जुलाई जब मशहद में ही सुपुर्दे खाक किया जाएगा। अब आयतुल्लाह खamenei के सुपुर्दे खाक पर पेज़ेश्कियान का बयान, जहां ईरान महान गाथाओं की भूमि। पेज़ेश्कियान ने कहा, क्रांति के समर्पित सेवक की विदाई की ये तैयारी है और सभी लोगों से कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की गई है। पूरे जोश दृढ़ता के साथ कार्यक्रम में शामिल हों। अब अली खamenei के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में ताकत ईरान कैसे दिखाएगा, क्योंकि इस कार्यक्रम में करीब 2 करोड़ लोग शामिल हो सकते हैं। जंग के बावजूद इस्लामिक शासन मजबूत दिखाने की ये कोशिश है। यहां तक कि लोगों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है, दुकानें बंद करने के भी आदेश हैं, जबकि कार्यक्रम में आने के लिए फ्री बस और ट्रेन सेवाओं की भी शुरुआत की जा चुकी है। अब खamenei को अंतिम विदाई के कार्यक्रम की जानकारी आपने सुनी। अब ईरान का ये शक्ति प्रदर्शन समझिए, जहां 30 से ज्यादा देशों के हाई लेवल डेलीगेशन पहुंचेंगे। 90 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने को लेकर दावा किया जा रहा है। 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के पहुंचने का अनुमान है, जबकि 5 शहरों में विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जानकारी ये कि पूरे ईरान में हाई अलर्ट घोषित किया जा चुका है और पूरे देश में IRGC की तैनाती है, जबकि तेहरान में 3 लेयर सुरक्षा का दावा किया जा रहा है और प्रमुख शहरों में अतिरिक्त सुरक्षा घेरा बनाया गया है। यहां तक कि हवाई निगरानी के भी विशेष बंदोबस्त किए जा चुके हैं। अब सुपुर्दे खाक कार्यक्रम में हमले की आशंका को लेकर आज एक और बड़ी खबर है, जहां ईरान की अमेरिका इजरायल को यह चेतावनी कि कार्यक्रम के दौरान हमला हुआ तो जवाब देंगे। ईरानी सैन्य कमांडर अली अब्दुल्लाही की यह धमकी है। खamenei के सुपुर्दे खाक कार्यक्रम और ईरान की US इजरायल को चेतावनी। खबर क्या है? खamenei के विदाई कार्यक्रम पर हमले की आशंका को लेकर है और कार्यक्रम में इजरायल के टारगेट पर है मुश्तबा। ईरान ने इजरायल को पलटवार की धमकी दी है। अब्बास अराक्ची, जो कि विदेश मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि हमारे नेतृत्व या लोगों पर खतरा हुआ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। जबकि ईरानी संसद के स्पीकर बाघेर कालिबाफ ये कह चुके हैं कि बदला लेने की पुकार पूरी दुनिया के कानों में गूंजनी चाहिए। अब सुपुर्दे खाक को बदले की भावना और एकजुटता दिखा रहा है ईरान। खबर है ईरान के साथ वार्ता पर ट्रंप का दावा। एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ज्यादातर अमेरिकी मांगों पर ईरान सहमत है, ये डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं। अन्य की तुलना में ईरान संघर्ष छोटा है। ईरान के साथ बातचीत पर हमारी नजर है। अब ईरान से हुए युद्ध पर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि हमने ईरान की सेना को हरा दिया है। ईरान के पास कुछ ही मिसाइलें बची हैं और ईरान की बची मिसाइलें भी खत्म कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप क्या दावा कर रहे हैं और इस दावे के तहत क्या तनाव अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमने ईरान की सेना को हरा दिया, ईरान की ज्यादातर मिसाइलें तबाह कर दी हैं और बची मिसाइलें भी खत्म कर सकते हैं। हमारी लगभग सभी बातों पर ईरान भी सहमत है और ईरान ने परमाणु हथियार ना बनाने का वादा भी किया है। हालांकि हकीकत यह है कि हॉर्मूज पर ईरान का दावा बरकरार है। ईरान का मिसाइल कार्यक्रम भी जारी रहेगा और ईरान के यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम पर रोक नहीं है। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता जल्द हो सकती है। आज एक और बड़ी खबर यह आई है कि कतर में समझौते पर बात हो सकती है। हालांकि शांति वार्ता को लेकर कतर ने जानकारी दी है। वार्ता से पश्चिम एशिया में शांति को लेकर कतर दावा कर रहा है। रूस ने कीव में लगातार हमलों को अंजाम दिया। कीव पर रूसी सेना ने मिसाइल से वार किया। कीव में रिहायशी और ऊंची इमारतों को भी निशाना बनाया गया है। तो साफ है कि किस तरीके से रूस लगातार कीव पर हमलों को अंजाम दे रहा है और अब कीव में ही रिहायशी और ऊंची इमारतों पर हुए हमले की देर रात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार रूस की तरफ से कीव पर हमले जारी हैं। हालांकि रूसी हमलों से यूक्रेन में मची तबाही की अब अगली तस्वीर। रूस ने यूक्रेनी ट्रक पर ड्रोन से वार किया और ड्रोन अटैक के बाद ट्रक में लगी आग की ये तस्वीर सामने आई।
Пробує скинути прицепа нахуй. लगातार हो रहे हमलों के बीच एक और तस्वीर है ड्रोन अटैक से हुए उस हमले की तस्वीर जहां रूस ने यूक्रेनी ट्रक को टारगेट किया। ड्रोन्स के जरिए हो रहे हमलों के बाद अलग अलग इलाकों से इसी तरह आगजनी की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। ड्रोन अटैक के बाद ट्रक में लगी आग की ये तस्वीर आपने देखी। इससे पहले आपको कीव में रिहायशी इमारतों पर हुए हमले और लगी आग की तस्वीर दिखाई। अब कीव में ही रूस की मिसाइल एक इमारत पर गिरी, उसकी तस्वीर देखिए। इस रूसी हमले में 27 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है, जबकि 91 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया। कीव के अलावा ज़ेपोरिज़िया को भी टारगेट किया गया। रूस ने ज़ेपोरिज़िया में जब हमला किया उसकी तस्वीर सामने आई। ये एक स्विमिंग पूल में रूसी ड्रोन गिरा। इस रूसी हमले में 4 यूक्रेनी नागरिकों के घायल होने की खबर है। लगातार हो रहे हमलों के बीच 24 घंटों में हुआ क्या, जल्द खबर सुनिए। रूस के उन हमलों के बारे में यह खबर है जहां कीव में भीषण अटैक हुए, 25 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जबकि कीव में ही करीब 130 इमारतें तबाह करने का दावा किया गया है और सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलें दागी गई हैं। मारियोपोल के साथ साथ ज़ेपोरिज़िया में भीषण हमले हुए हैं। यूक्रेन पर 11 घंटे तक लगातार हमलों का दावा किया जा रहा है, जबकि यूक्रेन भी रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों पर ड्रोन हमले कर रहा है। कई पुल और सैन्य लॉजिस्टिक्स को नुकसान पहुंचाने का यूक्रेन की तरफ से भी दावा किया गया। अब रूसी हमलों के बाद की विध्वंसक तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां इस हमलों से इमारत पूरी तरह कैसे तबाह हुई। लगातार हो रहे हमलों में रिहायशी इमारतों को भी टारगेट किया जा रहा है। ये हमले के बाद की वो तस्वीर है जहां देखिए किस तरीके से इमारत की ऊपरी हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है, छत पूरी तरह तबाह हो गई। हालांकि रूसी हमलों से ज़ेलेंस्की भी गुस्से में है। कहा कि रूस से हमलों का बदला लिया जाएगा, कीव पर हमले का यूक्रेन जवाब देगा। बड़ी खबर यह है कि कीव पर हमले में 25 से ज्यादा लोगों की जान गई है। इन रूसी हमलों के बाद कीव प्रशासन दावा कर रहा है कि मृतकों का आंकड़ा अभी और बढ़ सकता है। मलबे में शवों की तलाश में रेस्क्यू टीम्स जुटी हैं। अब रूसी हमलों के बाद मारियोपोल से सामने आई तबाही की वो तस्वीर देखिए, जहां शहर में ज्यादातर जगहों पर आग की तस्वीरें सामने आई। रूसी हमलों के बाद मारियोपोल में भी हर तरफ आग और तबाही का मंजर। और अब बात चढ़ावा चोरी की, और इस वक्त एक बड़ी खबर बता दें क्योंकि TV9 से बातचीत में अपने बयान से पलट गए हैं विनय कटियार। विनय कटियार का कहना है कि कभी नहीं कहा कि चंपत राय जेल जा सकते हैं, कभी किसी के जेल जाने की बात नहीं की। पीएम मोदी से 3 दिन पहले बात हुई। पीएम मोदी को मैंने फोन किया था, हमने बताया कि राम जन्मभूमि पर संकट है, मेरे बात करने के बाद ही SIT आई। हालांकि उन्होंने कहा कि पीएम ने उन्हें गाइड किया है, SIT जांच से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अयोध्या के पूर्व सांसद विनय कटियार से बात की मेरे सहयोगी समीर अब्बास ने। मैंने आपका बयान सुना थोड़ी देर पहले, जिसमें आपने कहा है कि जिस तरह से अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी के तमाम आरोपों के बाद जो पूरा प्रकरण सामने आया है, जिसने पूरे देश को, तमाम राम भक्तों को हैरान करके रख दिया है, उसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आपको फोन करके पूरी जानकारी ली है। आपकी बात कब हुई प्रधानमंत्री से और क्या बात हुई, अगर आप बता पाए। नहीं, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी से हमने 3 दिन हो गए हुए हैं, 3 दिन पहले बात की है। अच्छा, 3 दिन पहले आपने बात की प्रधानमंत्री मोदी से, उनका फोन आया या आपने फोन किया? हमने फोन किया भाई जी। क्या बात हुई विनय जी? अब बात जो हुई है सब तो नहीं बता सकते, इतना जरूर बता देते हैं कि इस समय राम जन्मभूमि पर संकट है, कुछ चीजें ये हुई हैं। तो बस वहीं से तो SIT आ गई, और से आ गई तो देरी लगी, जहाज से भेजने में कितना समय लगता, और वो भी अयोध्या में। विनय जी, आपकी बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े तमाम बड़े बड़े लोगों पर भी बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं। देश में लगातार लोगों के मन में, जहन में यह सवाल आ रहा है कि जो असली दोषी हैं वो नपेंगे या बच जाएंगे। ऐसे वक्त में आपकी बातचीत हुई है, तो किस तरह की चिंता का इजहार किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से
जो कुछ भी ये पूरा का पूरा प्रकरण सामने आया है, जाहिर है आपके लिए भी ये बड़ा झटका है और पीएम मोदी के लिए भी मेरे होगा। लिए कोई झटका नहीं है जी, झटका नहीं है मेरे लिए कोई झटका नहीं है। मैंने तो मोदी जी को बताया है और मोदी जी ने हमको जो गाइड करना था तो उन्होंने वो किया और सीधे वहां के लोग चले आए फटाफट। इतनी देरी नहीं लगती है। कहां के लोग चले आए? अभी तो एसआईटी ही जांच कर रही है। अरे आपकी एसआईटी है, एसआईटी माने वो वहां से चली है केंद्र से, आपको नहीं मालूम है। चलो भाई। अच्छा विनय जी, हाँ। क्या बात क्या हुई? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या चिंतित नजर आए आपको? इस पूरे प्रकरण को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या बताया उन्होंने? नरेंद्र मोदी के साथ हमारा संबंध बहुत पुराना है, आज का नहीं है। हाँ, नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी जानकारी दी और उसके बाद केंद्र की तरफ से कदम उठाए गए और इस एसआईटी जांच में केंद्र की भी भूमिका है। अरे केंद्र की भूमिका बता दी भैया। एसआईटी जब होती है जी तो वो सीधे दिल्ली से आती है। आपको जानकारी नहीं है लगता है इस विषय की। नहीं, लेकिन विनय जी आप ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रस्ट से जुड़े 3 मेन लोग हैं उसमें चंपत राय भी हैं और बाकी लोग जो हैं उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। चंपत राय को भी जेल जाना पड़ सकता है ट्रस्ट के नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि चंपत राय जी को जेल हो सकती है, फलाने को जेल हो सकती है, ये मैंने कुछ नहीं कहा। फिर हमारी बातचीत प्रधानमंत्री के साथ हुई। प्रधानमंत्री जी ने हमने कहा कि वहां एसआईटी भेजो। एसआईटी आ गई, काम चालू है। अब इस समय सब होगा। नहीं तो आपको ये क्यों लगता है कि अनिल मिश्रा हो, गोपाल राव हो, चंपत राय हो, इन्हें जेल जाना पड़ सकता है? अब क्या करना पड़ सकता है ये आप स्वयं सोचो। नहीं तो आप आओ जी, जरा पता चल जाएगा क्या होता है। और इस बीच आपको बता दें, राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बड़े पर्दाफाश हो रहे हैं। अभियुक्तों ने कभी सैलरी निकाली ही नहीं और चोरी के पैसों से ही खर्च अभियुक्त चलाते थे। अभियुक्तों के बैंक खातों से बड़ी जानकारी मिली है। जितेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जितेंद्र, रिकवरी के साथ साथ जो तमाम इनकी कैश बरामदगी के साथ साथ बैंक डिटेल सामने आई है, अब उससे तो एक और बात साफ हो गई और यही तो सबसे बड़ा सवाल था। इतनी कम सैलरी और उसके बावजूद करोड़ों के ये जो किले बना रहे थे, ये मुमकिन हुआ कैसे? और यही इस वक्त की खबर भी है कि चोरी के पैसों से ही अपना खर्च करते रहे। बिल्कुल, देखिए चोरी के बाद कहीं ना कहीं इन लोगों से गलती है, उन्होंने अपनी सैलरी को नहीं छोड़ा और यही एक सघन सबूत अयोध्या पुलिस के हाथ लगाया, एसआईटी के हाथ लगा, जिसके बाद से लगातार तफ्तीश की जा रही है। दरअसल तफ्तीश के दौरान पता लगा कई आरोपी ऐसे हैं जिन्होंने आज तक अपनी सैलरी को हाथ नहीं लगाया। सिर्फ दान पेटी से जो चोरी किया गया पैसा था उससे इनका घर का खर्चा चल रहा था। इसके अलावा 17 से 20 हजार की करीब इनकी सैलरी थी जिससे उन्होंने छुआ तक नहीं है। तो कहीं ना कहीं अब इन्वेस्टिगेशन इस एंगल पर भी चल रही है और इनसे जाहिर सी बात है आने वाले वक्त में पूछताछ भी की जाएगी। जितेंद्र हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि किस तरीके से बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है और जिस तरीके से अभी तक कैश रिकवरी के साथ साथ जमीन को लेकर तमाम दस्तावेज सामने आए हैं, उसी के साथ बैंक स्टेटमेंट्स के जरिए भी मामले की हो रही इन्वेस्टिगेशन के बाद ये खबर सामने आई है कि चोरी के पैसों से ही अभियुक्त अपना खर्च चलाते थे और अभियुक्तों ने कभी भी अपनी सैलरी निकाली ही नहीं। और अब कौशाम्बी में एलपीजी गैस टैंकर हादसे का नया वीडियो देखिए। बता दें 26 जून को हादसे के बाद यहां धमाका हुआ था। सिरोही टोल प्लाजा की अब तस्वीर आपके सामने, जहां सिरोही टोल प्लाजा पर टैंकर टकरा गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखें। यहां टैंकर के टकराते ही एलपीजी के रिसाव से आग लग गई। जोरदार धमाका टोल प्लाजा पर हुआ। हादसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 5 हो गया है।